हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो क्या होता है, किस किस टाइप के सवाल बनते हैं उसमें, फिर इसके बाद प्रपोर्शन क्या होता है और प्रपोर्शन में कैसे कैसे सवाल बनते हैं, आइए देखते हैं। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात, है ना। रेशियो यानी कि अनुपात हो गया और प्रपोर्शन यानी कि समानुपात। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। अब देखो रेशियो क्या होता है। रेशियो आपने एलसीएम एचसीएफ में पढ़ा था, याद है। अगर हम दो संख्याओं में से उनका एचसीएफ निकाल दें, एचसीएफ निकालने के बाद जो कुछ बचता था वो आपस में को प्राइम होता था और उसी को हम लोग रेशियो बोलते थे, है ना। रेशियो यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन, ठीक है, जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, फ्रैक्शन विद सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, एक ऐसा फ्रैक्शन जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, जैसे 3/5। ठीक है, 3/5 को आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हो। जैसे 10/15 को हम लोग 5 दूनी 10, 5 दिया 15। 10/15 को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 2:3। ठीक है, 20/45 अगर ये लिखा है तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे रेशियो बनाने के लिए। दोनों को 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 नम 45, तो हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो 4:9 बनेगा। ठीक है ना, ये कहानी होती है, ये कहलाता है हमारा रेशियो। रेशियो क्या है, फ्रैक्शन विद सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास प्रपोर्शन क्या होता है भाई। प्रपोर्शन क्या होता है, तो हिंदी में इसके नाम से ही पता चल रहा है, समानुपात, यानी कि समान अनुपात। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो जाएं, जब दो रेशियो आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो समानुपात में है। इसको लिखते कैसे हैं, रेशियो को तो हम जानते हैं, ऐसे लिखते हैं भाई। अगर दो संख्याओं का रेशियो लिखना है कि भाई दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है, तो इसको हम लिखेंगे 4:9। लेकिन जब हम समानुपात लिखते हैं तो A/B, और समानुपात का हमारा ये साइन होता है C/D। A/B समानुपात C/D। ठीक है, ये हमारा समानुपात का साइन है। इसका मतलब है कि दो रेशियो आपस में क्या है, बराबर। A/B बराबर C/D है, इसको बोलते हैं हम लोग समानुपात। ठीक है, अच्छा, रेशियो को आप कंपैरिजन ही बोल सकते हो। और ये कंपैरिजन किसका होता है, कंपैरिजन ऑफ द सेम क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि हम लोग वेट का कंपैरिजन नंबर ऑफ गर्ल्स से कर दें। अगर संख्या का कंपैरिजन है तो संख्या से ही करोगे आप, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल। ठीक, जब एज का कंपैरिजन करोगे तो एज से ही करोगे कि ए की एज और बी की एज का रेशियो, है ना। तो ये कंपैरिजन भी है रेशियो, लेकिन कंपैरिजन बिटवीन सेम क्वांटिटीज, है ना। तो ये हमारा प्रपोर्शन हो गया। अब कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए पहले से। जब से जैसे सबसे पहला, सबसे फर्स्ट हमारे पास होता है डुप्लीकेट रेशियो ना। डुप्लीकेट रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A एंड B इज A² B²। ठीक है ना। तो पहली चीज हमें क्या सीखने के, भाई डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। तो हिंदी से पता चला है कि वर्गों का अनुपात, है ना। तो अगर यहां पर एक मैं एग्जांपल आपके लिए बनाऊं, मैंने कहा फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो आंसर आएगा हमारा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर।
यानी कि 4:9। ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास बनेगा सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्ग मूलानुपात। ठीक है, वर्ग मूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा ये? स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, यहां पर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 25, रूट के अंदर 9, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 5:3। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 3, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, ये हो गया घनानुपात। ठीक है, तो मैंने कहा कि फाइंड, अगर मैं कहता हूं कि ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। ठीक है ना, एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए, क्यूब है। इसके बाद हो जाएगा हमारा सब ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये हमारा हो गया घन मूलानुपात। ठीक है ना, मैंने कहा कि भाई सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए एंड क्यूब रूट ऑफ बी। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि इनवर्स रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? 1/a रेशियो 1/b। इनवर्स रेशियो क्या हो गया? 1/a रेशियो 1/b। ठीक है, तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है रेशियो के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो प्रपोर्शन है उसमें भी कुछ बेसिक सवाल आते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर हमारे पास 3 रेशियो आपको दे दिए, मैंने कहा कि ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन, ए बी सी डी हमारे पास प्रपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो ए और बी का होगा वही रेशियो हमारे पास सी और डी का होगा, यानी कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा? हमारा बी सी हो जाएगा। ए डी हमारा क्या हो जाएगा? बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर जो पहला कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है फोर्थ प्रपोर्शन का। फोर्थ प्रपोर्शन का पहला कॉन्सेप्ट हमारा चतुर्थानुपात का। ठीक है ना, चतुर्थानुपात। ठीक है, तो इसके लिए हमें 3 रेशियो देने पड़ेंगे, ए बी सी, और मान लीजिए चौथा अनुपात हमारे पास क्या है? एक्स है। फोर्थ प्रपोर्शन हमारे पास एक्स है, तो हमें एक्स निकालना है, यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। जब भी फोर्थ पूछेगा तो 3 देगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास चारों प्रपोर्शन पता होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल प्रपोर्शन। ठीक है, सिंपल प्रपोर्शन बोला जाता है। तो जब भी सिंपल प्रोपोर्शन होगा कैसे पहचानोगे? 3 दिए होंगे, चौथा पूछेगा, तो समझ जाना कि सिंपल प्रोपोर्शन है। और सिंपल प्रोपोर्शन क्या होता है कि भाई जो ए और बी का रेशियो है वही सी और डी का होगा।
चाहो तो यहाँ से x का फॉर्मूला याद कर लो कि BC/A होता है, अदरवाइज फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। वो 3 रेशो देकर के चौथा पूछेगा, और चौथा पूछा अगर उसने, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये सिंपल प्रपोर्शन है। ठीक, इसके बाद हमारे पास होता है एक कंटिन्यू प्रपोर्शन। एक सिंपल प्रपोर्शन होता है और एक कंटिन्यू प्रपोर्शन होता है। अब सर ये कंटिन्यू प्रपोर्शन क्या है? मैंने कहा कि ए का बी के साथ जो रेशियो है वही बी का सी के साथ रेशियो, यानी अब 3 संख्याएं हैं ए बी सी आर इन प्रपोर्शन। और किस तरीके से है कि जो रेशियो ए और बी का है वही रेशियो बी और सी का है, ये कहलाता है कंटिन्यू प्रपोर्शन। ठीक है ना, इसमें आपको 3 ही दिए होंगे, तो यहां से हमारे पास बन सकता है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ए सी। बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए सी हो गया, यानी कि बी बराबर हमारा रूट के अंदर ए सी हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं? पहला तो यही बन सकता है, ठीक है, ये जो हमने बनाया है इसको हम नाम देते हैं, देखो, तो ये हमारा कंटिन्यू प्रपोर्शन है। कंटिन्यू प्रपोर्शन आपको समझ में आ गया। कंटिन्यू प्रपोर्शन में सबसे पहला होता है हमारे पास सेकंड प्रपोर्शन, ठीक है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। सेकंड प्रपोर्शन या फिर मीन प्रपोर्शन, ठीक है, द्वितीयानुपात या फिर द्वितीयानुपात या मध्यानुपात, ठीक है। हिंदी वाले 2 याद रखेंगे, मध्यानुपात पूछा सकता है आपसे और द्वितीयानुपात पूछा सकता है। अब क्योंकि ये कंटिन्यू प्रपोर्शन है और वो कह रहा है कि ए और सी, ठीक है, उसने 2 नंबर दे दिए ए और सी और कह रहा है फाइंड द सेकंड प्रपोर्शन, तो सर कैसे समझ में आएगा कि सिंपल है कि कंटिन्यू है? तो 2 दे करके अगर तीसरा पूछ रहा है तो सिंपल कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सिंपल में तो 4 होते हैं, है ना। तो ये 2 दे करके तीसरा पूछ रहा है तो आप समझ जाना है कि ये कंटिन्यू प्रपोर्शन है। मान लेते हैं हमारे पास जो सेकंड प्रपोर्शन है वो x है, तो a और x का जो रेशियो होगा वही x और c का होगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ए सी होगा, यानी x बराबर क्या होगा, रूट के अंदर ए सी। तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, या तो ये फॉर्मूला याद रख लो आप, या फिर एक कॉन्सेप्ट याद रख लो, ठीक है, कि समझ जाना कि जब भी आपसे वो सेकंड प्रपोर्शन या मीन प्रपोर्शन पूछे तो ये रिलेशन होता है ए एक्स और सी में, ठीक है ना। इसके बाद इसी में कंटिन्यू प्रपोर्शन में होता है हमारा थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन यानी कि तृतीयानुपात, ठीक है, तृतीयानुपात, थर्ड प्रपोर्शन यानी कि तृतीयानुपात, ठीक है। तो मान लीजिए उसने कहा कि ए और बी दिया है, 2 दिए उसने, तीसरा पूछ रहा है थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं थर्ड प्रपोर्शन हमारे पास एक्स है, तो जो रेशियो ए और बी का है वही हमारे पास बी और एक्स का होगा, तो यहां से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहलाता है हमारा थर्ड प्रपोर्शन या फिर तृतीय अनुपात। तो चाहो तो फॉर्मूला याद रख लो, या फिर कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि थर्ड पूछे सेकंड पूछे तो सिंपल प्रपोर्शन है, और फोर्थ पूछेगा तो सिंपल, सॉरी, थर्ड और सेकंड पूछेगा या मीन पूछेगा तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, और फोर्थ पूछेगा तो सिंपल प्रोपोर्शन है। सिंपल में 3 उसको देना मजबूरी है, अगर उसको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछना है तो वो सिंपल प्रोपोर्शन में ही पूछेगा, कभी भी कंटिन्यू में पूछेगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद जो हमें चीजें पता होनी चाहिए छोटी छोटी सी, और कुछ चीजें हैं इसमें रेशो के अंदर, ये तो बेसिक सी डेफिनेशन है ना, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। एक दो कॉन्सेप्ट और है, कॉन्सेप्ट बोल लीजिए या फिर प्री रिक्विजिट बोल लीजिए। अब प्री रिक्विजिट क्या होता है कि आपको रेशियो पढ़ने से पहले ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ना, जैसे रेशियो में फ्रैक्शन कैसे हटाया जाता है, ठीक है ना। या फिर पहले हम लोग बना लेते हैं कि अगर मुझे ए रेशियो बी दिया है 3:5 और बी रेशियो सी दिया है
2:3 और हमसे पूछा जा रहा है A:B:C। हमसे पूछा जा रहा है A:B:C। तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। देखो एक तो इसका बेसिक है। बेसिक क्या है कि पहली बात तो हम ये तभी निकाल पाएंगे ABC जब ये कंटिन्यू प्रपोर्शन होगा, ठीक है। अगर ABCD है तो हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, यानी ये कंटिन्यू प्रपोर्शन होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हमने देखा कि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है ABBC। अब वो B भी हो सकता है, A भी हो सकता है, C भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि BAAC, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ACCB, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन होगा, यानी कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन होगा, ठीक है ना। तो जो कॉमन है, यहां पर B की वैल्यू 5 है, यहां पर B की वैल्यू 2 है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको इक्वल कर लेंगे, ठीक है ना। 5 और 2 को इक्वल कर लो। 5 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर लें, 5 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर लें और 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया और 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 10 और यहां पर आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास सबसे आसान तरीका, बेसिक। लेकिन जब ABBCCDDA ऐसा हो जाएगा तो फिर ये मेथड आपका थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है ना। इसी को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम इसी को ध्यान से देखने के बाद हम एक बना सकते हैं कि अगर हमारे पास A:B और B:C दिया है, सपोज करो ये X:Y है और ये Z:W है, ठीक है ना। और हमें निकालना है A:B:C। तो हम क्या करते हैं कि भाई B कॉमन है, यहां पर भी B कॉमन है, बेसिक एक किया हमने। तो मैंने B को इक्वल किया, यहां पर Y है, यहां पर Z है, तो मैंने यहां पर Z का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर Y का मल्टीप्लाई कर दिया। तो X का मल्टीप्लाई Z में हुआ, यानी यहां पर XZ आ जाएगा, ठीक है। यहां पर YZ, यहां पर ZY, यानी कि हम लोग ने YZ लिख दिया, यहां पर WY हो जाएगा। यही तो काम होगा। यानी कि अगर हमें X:Y और Z:W दिया है और हम ये इक्वल ना करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ये XZ आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो हमारे पास ZY आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारे पास YW आ जाएगा। यानी कि फिर मुझे गुणा मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर हम इसी चीज को ऐसे करें, यानी कि इसका मेथड नंबर जो 2 है, मेथड नंबर 1 क्या है, मेथड नंबर 1 बेसिक है। तो मेथड नंबर 2 क्या बनेगा कि A:B हमें दिया हुआ है 3:5, B:C हमें दिया हुआ है 2:3, ठीक है। B:C हमें दिया हुआ है 2:3। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है A:B:C। तो हमने क्या सीखा कि कुछ कॉमन होना चाहिए तभी ये कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो हमें 6 मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 10 मिल जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 15 मिल जाएगा। तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो इस तरीके से हम लोग करके आराम से निकाल सकते हैं। अब जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है वो एक काम करना, वो ऐसा करके देख लेना इसको, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट ऐसा लिख दो आप, A:B:C निकालना है, ठीक है। अब A:B कितना है, 3:5 है, और B:C हमारे पास कितना है, 2:3 है। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको ये तीर नहीं बनाने, एरो नहीं बनाने, तो आप क्या करना कि हमें ABC निकालना है ना, A:B:C निकालना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि 5 के बाद एक जगह खाली है, 2 के पहले एक जगह खाली है। तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद जो जगह खाली है उसको 5 से भर देंगे, ठीक है। 2 के पहले जो जगह खाली है उसको हम लोग 2 से भर देंगे। 5 के बाद जो जगह खाली है उसको 5 से भर देंगे, 2 के पहले जो जगह खाली है उसको 2 से भर देंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया और ये 15। काम खत्म। अगर आपको ये ऐसा नहीं करना तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि जिसके बाद जो जगह खाली मिल जाए उसको उसी नंबर से भर दो, चाहे वो एक जगह हो, चाहे 2 जगह हो, चाहे 3, चाहे 4, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे मान लीजिए A:B मैंने आपको दिया 4:5, ठीक है। और फिर मैंने आपको C:A दे दिया 2:3। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं A:B:C। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या ये कंटिन्यू है। आपने कहा हाँ है। अगर मैं इसको B:A लिख देता हूं,
बी रेशियो ए लिखूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5:4। बी रेशियो ए कितना हो गया हमारे पास 5:4, ठीक है ना। और यहां पर ए रेशियो सी लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3:2। बी हमारे पास कितना है, बी 5 है, ए 4 है, ठीक है। सी कितना है 2 है, ए कितना है 3 है, ऐसे है ना। तो ए हमारे पास कितना था 3 था, सी 2 था, बी कितना है 5 और 4, 5 4 3 2, ठीक है। अब देखो क्या ए कॉमन है, हाँ सर ए कॉमन है, अगर ए कॉमन है तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, या तो हम उल्टा एन बना दें ऐसे, तो ए यहां से क्या निकलेगा, बी रेशियो ए रेशियो सी निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है ना। अब देखो ये कॉमन है ना, इसीलिए आपको पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ए बी बी सी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी, ठीक है ना। और अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ए यहां पर आ जाएगा बी रेशियो ए रेशियो सी, तो बी रेशियो ए कितना है 5:4, ए रेशियो सी कितना है 3:2 है। यहां पर हमें एक जगह खाली मिली, हमने 4 लिख दिया, यहां पर एक जगह खाली मिली, हमने 3 लिख लिया। ये 15 हो गया, ये 12 हो गया और ये 8 हो गया, 15 12 8 हमारे पास क्या बन गया, सवाल का आंसर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से कुछ एग्जाम्पल और इसके आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें ए रेशियो बी पता है, बी रेशियो सी पता है और सी रेशियो डी पता है। ये 2:3 हो गया, ये 4:5 हो गया, ये 2:5 हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपने देखा कंटिन्यू है कि नहीं, देखो बी बी सी सी, हाँ सर कंटिन्यू है। अगर ये कंटिन्यू है तो फिर तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अगर बेसिक से जाए तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिक बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से नहीं करेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें जब हमारे पास ए रेशियो बी था और बी रेशियो सी था, ठीक है ना, यहां पर एक्स रेशियो वाई, यहां पर जेड रेशियो डब्ल्यू था। तो जब मैं ए निकाल रहा था, यानी कि जब पहला निकल रहा था फिर दूसरा फिर तीसरा, तो ए निकालने के लिए मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था ना। तो यहां पर भी हम जो फर्स्ट है उसको फाइंड करने के लिए वहां पर 2 का मल्टीप्लाई किया था, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा ए निकल जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, हमने उधर देखें तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था तो हमें बी मिल गया था, यानी कि जेड और वाई का। तो हम भी यहां पर यही करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब यहां पर 3 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम इन दोनों में कर देंगे। 4 × 12, 12 दूनी 24, ये हमारे पास कितना बन जाएगा 24, ठीक है। ये हमारा कितना बन गया 24 बन गया। इसके बाद हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था तो हमें क्या मिल गया था, सी मिल गया था। तो हम यहां पर भी सेम काम करेंगे, लेकिन हम यहां पर 3 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने इन दोनों में कर दिया। तो 5 × 15, 15 दूनी 30, 5 × 15, 15 दूनी 30, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ए हो गया था। इसके बाद जो हमने ग्रीन से किया था वो हमारा बी था, और जो ब्लू से हमने किया है वो हमारे पास क्या है, सी है, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि 4 है तो एक और बच गया डी, डी को क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। 5 × 15, 15 × 5 कितना 75, तो 16 24 30 एंड 75। अब देखो ये किसी एक टेबल से कट रहे हैं क्या, 16 24 30 75 नहीं कट रहे हैं, तो यही हमारा रेशो बन जाएगा। हम इसको और आसान कर सकते हैं, अगर आपको ये डायग्राम नहीं बनाना, देखो सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे आपको ए मिलेगा, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे बी मिलेगा, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे सी मिलेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे डी मिलेगा। सबसे आसान मेरे हिसाब से तो ये वाला होता है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए रेशियो बी कितना है 2:3 है, बी रेशियो सी कितना है 4:5 है, और सी रेशियो डी कितना है 2:5 है, ठीक है। यहां पर कितनी जगह खाली है, 2। यहां पर इसके पहले 4 के पहले एक जगह खाली है, 3 के बाद में 2 जगह खाली है, 5 के बाद में भी एक जगह खाली है, और 2 के पहले 2 जगह खाली है, ठीक है ना। 2 के पहले 2 जगह खाली है, तो हम 3 के बाद जो जगह है वो 3 से भर देंगे, 5 के बाद 5 से भर देंगे, 4 के पहले 4 से भर देंगे, 2 के पहले 2 से भर देंगे,
ठीक है। अब हम इसमें जैसे यहां पर क्या कर रहे थे, हम यहां पर सब मल्टीप्लाई करने के बाद सोच रहे थे क्या ये चारों किसी एक टेबल से कट रहे हैं। वो काम हम यहां पर पहले कर सकते हैं। कैसे? क्या दो हमें चारों जगह दिख रहा है, चारों रो में दिख रहा है क्या? चारों कॉलम में दो दिख रहा है, तो दो हमारे पास यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, लेकिन डी वाले कॉलम में दो नहीं है। अगर होता तो हम दो से डिवाइड कर देते। ठीक है, चार सब जगह है क्या? देखो पहले कॉलम में चार है, दूसरे में, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। ठीक, तो यानी कि यहां पर कोई एक कॉमन चारों में नहीं है। अगर चारों में कुछ एक कॉमन होता तो हम लोग वहीं डिवाइड कर देते। तो हमें सबको मल्टीप्लाई करना है। चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, चार ती 12 दूनी 24, पांच थी 15 दूनी 30, और पांच पंचे 25 तिया 75। तो यहां से भी आंसर 16, 24, 30, 75 आया। ठीक है ना, 16, 24, 30, 75 हमारा यहां से भी आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो अगर चार होंगे तो इस तरीके से करेंगे, और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती रहेगी। मान लीजिए ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, सी रेशियो डी दिया है, और डी रेशियो ई दिया है। ये 2:3 है, ये 4:5 है, ये 3:2 है। ठीक है ना, और ये 2:3 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई निकालना है। देखो हमें बेसिक से करने में दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन हम वो मेथड अपनाते हैं जो सबसे आसान हो, सबसे इजी हो और टाइम कम ले। इसलिए हम लोग मेथड नंबर 2 और 3 बना रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं, बेसिक से नहीं कर रहा हूँ, सीधा मेथड नंबर 2 पे आ रहा हूँ। तो मेथड नंबर 1 तो बेसिक था ना, इसलिए तो अगर हम इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। चार दूनी आठ, आठ ती 24, 24 दूनी 48, ए मिल गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो अगर हम इन चारों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें बी मिल जाएगा। 3 × 4 12, 12 ती 36, 36 दूनी 72। ठीक है, ये हो गया हमारा 72। फिर अगर हम इन चारों का मल्टीप्लाई करें, इनका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें ना, इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सी मिलेगा। तो 5 थी 15 ती 45 दूनी 90। ठीक है, इसके बाद अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। 5 थी 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। और लास्ट अगर हम इन चारों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ई मिल जाएगा। 5 थी 15 दूनी 30, 30 तिया 90। अभी आप देखो ये पांचों किसी एक टेबल से कट रही है ना। तीन से, 16 बार कट जाएगा। 16 थी 48, 24 थी 72, 30 थी 90, 20 थी 60, 30 थी 90। तो ये हमारे पास अभी दो से भी कट रहा है। ये कट जाएगा 8 बार, ये 12 बार, ये 15 बार, ये 10 बार, ये 15 बार। तो ये हमारा बन गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। इसका मेथड नंबर 3 सर, बिल्कुल मेथड नंबर 3 देखेंगे। इसका क्या करेंगे, अगर ऐसे आपको बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में तो आप ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई लिख लो। ठीक है, ए रेशियो बी कितना है, 2:3 है। बी रेशियो सी कितना है, 4:5 है। सी रेशियो डी कितना है, 3:2 है। और ये 2:3 है। ठीक, इसके बाद हमारे पास कितनी जगह खाली है, 3। इसके बाद हमारे पास 2 जगह खाली है, इसके पहले 1 जगह खाली है, इसके पहले 2 जगह खाली है। ठीक है, इसके पहले हमारे पास 3 जगह खाली। ठीक है, तो यहां पर सब जगह 3 भर दीजिए, इसके बाद 5 भर दीजिए, इसके पहले 4 भर दीजिए, इसके पहले 3 भर दीजिए, इसके बाद 2 भर दीजिए, और इसके पहले 2, 2 और 2 भर। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से क्या करेंगे। अब देखेंगे कॉमन है क्या। देखो यहां पर मुझे 2 दिख रहा है, यहां पर भी 2 दिख रहा है, यहां पर भी 2 दिख रहा है, यहां पर भी 2 दिख रहा है, और यहां पर भी 2 दिख रहा है। तो यानी कि हम इसको पहले ही काट देंगे, हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर मुझे यहां पर देखो 3 दिख रहा है, उसको हम अलग सर्कल कर देते हैं। यहां पर इस वाले कॉलम में 3 है, इस वाले कॉलम में 3 है, इस वाले कॉलम में 3 है, इस वाले कॉलम में 3, और इस वाले कॉलम में भी 3 है। तो आप क्या करो, इन 3 को भी क्या कर दो, कट कर दो। तो यानी कि हमने मल्टीप्लाई करने से पहले ही डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, यहां पर हमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ा था, फिर हमने 3 से डिवाइड किया, और फिर हमने क्या किया है, इसको 2 से डिवाइड किया है। ठीक है ना,
3 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, यहां पर वो काम हमने पहले ही कर लिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिया 12, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 5 थी 15, ठीक है। तो 8 12 15 10 15 ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। आई बात समझ में। और इसके बाद हमारे पास मान लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है और सी रेशियो डी रेशियो ई दिया है। ये 2:3:5 है और ये 4:2:3 है। इसके लिए सर, इसके लिए बेस्ट जो तरीका है वो बेसिक है। इसके लिए कुछ भी उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट मेथड क्या है इसका, बेसिक है। बेसिक यानी कि कॉमन क्या है सर, सी कॉमन है। अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो सीधा आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। यहां पर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहां पर हमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया और 5 तिया 15। सबसे बेस्ट मेथड हमारा यही है जब एबीसी और सी डी ई आपको पता हो, निकालना हो, ठीक है ना। एबीसी सी डी ई दिए हो और एबीसीडीई आपको निकालना हो, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद रेशियो कैसे ठीक किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 1/2 रेशियो 1/3 लिखा है, तो कोशिश हम ये करते हैं कि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन ना आए, है ना, मतलब रेशियो में फ्रैक्शन ना हो। तो फ्रैक्शन हटाने के दो तरीके हैं। पहला, आप 2 और 3 का ले लो एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2, 3। एलसीएम कितना हो गया हमारा, 2 और 3 का 6। तो हम क्या करते हैं कि 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 2 बार। तो ये हमारे पास 3:2 बन गया, ठीक है, ये 3:2 बन गया। अब अगर हमारे पास 3 है, 1/2 1/3 एंड 1/4, तो हम क्या करेंगे, 2 3 और 4 इनका लेंगे एलसीएम। कितना आएगा, 12। तो 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 छंग 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 दिया 6:4:3 हमारे पास क्या बन जाएगा। तो हम इस तरीके से फ्रैक्शन को ठीक करते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, देखो जरा, इसी में अगर आपको देखो, एलसीएम बेस्ट मेथड है। अदरवाइज क्या होगा, 1/2 और 1/3 है, तो आप 3 को इधर फेंक दो और 2 को इधर फेंक दो, तो डायरेक्ट बन गया आपका 3:, ठीक है। आपके पास 1/2 1/3 1/4 है, तो आप 3 और 4 को इधर ले आओ, ठीक है। इधर 3 है तो आप 2 और 4 को इधर ले आओ, इधर 4 है तो आप इसको 2 और 3 ले आओ। तो ये 12 बन गया, ये 8 बन गया, ये 6 बन गया। 2 से डिवाइड कर दोगे तो 6:4:3 हमारे पास बन गया। 6:4:3 हमारा यहाँ पर बन गया। आई बात समझ में। तो फ्रैक्शन यानी कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में है तो आप उसको नंबर्स में लेकर के आ जाओ, इंटीजर्स में लेकर के आ जाओ, और उसको लाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आपका छोटा सा रहता है कि मान लीजिए कभी भी आपको ऐसा दिया है कि 2a 3b के बराबर है, 2a 3b के बराबर है, ठीक है ना। तो हमसे a रेशियो b पूछा जाता है, देन फाइंड a रेशियो b, या फिर हमें जरूरत पड़ जाती है a रेशियो b की, ठीक है। तो अगर 2a 3b के बराबर है और a रेशियो b की जरूरत है तो हम कैसे करते हैं इसको कि 2a = 3b = मान लेते हैं इसको k, यानी कि 2a हमारे पास k के बराबर हो गया और 3b भी हमारे पास k के बराबर हो गया। तो a की वैल्यू क्या होगी, k/2 हो गई, और b की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, k/3 हो गई। अब a रेशियो b, आप जानते हो रेशियो इज अ फ्रैक्शन, a रेशियो b निकालो या a/b निकालो, तो a कितना हमारे पास है, k/2 है, b कितना हमारे पास है, k/3 है। और आप जानते हो कि रेशियो क्या होता है, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो ये k से कट रहा है तो काट दिया, यहां पर क्या बचा 1/2, यहां पर क्या बचा 1/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो a/b हमारे पास कितना हो गया, 3 में। तो ये हो गया साहब हमारा a रेशियो b का बेसिक तरीका। लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। कभी भी अगर 2a = 3b है और हमसे a रेशियो b पूछा जा रहा है
तो जब हम ए की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हम ए को छुपा लेंगे, ठीक है ना, जो बी का कॉफिशिएंट है वो लिख देंगे यहां पे, और जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए का कॉफिशिएंट लिख देंगे। एक तो ये तरीका है, जब ए की वैल्यू निकालो तो बी का कॉफिशिएंट लिख दो, बी की वैल्यू निकालो तो ए का कॉफिशिएंट। एक और सबसे तगड़ा तरीका है कि 2a इज इक्वल टू 3b, बेसिक को ही सीधा यहां से यहां तक ले आओ आप। देखो हो क्या रहा था कि यहां पर a का कॉफिशिएंट था 2, लेकिन जब हम रेशो निकालने में आए तो a के लिए क्या काम आ रहा है, 1/2 है ना, और b का यहां पर कॉफिशिएंट था 3, लेकिन जब हम रेशो निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या काम आ रहा है, 1/3। यानी कि जब हम a रेशियो b निकालेंगे तो इनका इनवर्स रेशियो यूज करेंगे। तो a के साथ क्या है, 2 है, तो 2 का इनवर्स 1/2, b के साथ क्या है, 3 है, तो 3 का इनवर्स 1/3। इसके बाद रेशियो में फ्रैक्शन हटाना तो आता ही है, 3 को इधर फेंक दो, 2 को इधर फेंक दो, या फिर इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है बात? मान लीजिए ये कहानी ऐसी हो जाती कि 2/3a इज इक्वल टू 5/2b, तब भी हम लोग इनवर्स वाले से ही करते। 2/3 का इनवर्स क्या हो जाता, 3/2, 5/2 का हो जाता 2/5। ठीक है, 5 को इधर फेंक दो, 5 दिया 15, 2 को इधर फेंक दो, 2 दूनी 4, तो 15:4 हमारा क्या बन जाता, ए रेशियो बी बन जाता। ठीक है ना, 15:4 हमारा क्या बन जाता, ए रेशियो बी बन जाता। क्लियर है बात? अगर 3 हो जाए, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने का पहला तरीका क्या है, जब हम ए निकालेंगे तो बी और सी को लिखेंगे, जब हम बी निकालेंगे तो ए और सी को लिखेंगे, और जब सी निकालेंगे तो हम लोग ए और बी को लिखेंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी में हमारे पास क्या हो गया, 4×3=12, 4×2=8, 3×2=6, या इसको और सॉल्व करेंगे तो 6:4:3 हो जाएगा। ठीक है, जब ए निकालो तो ए को छुपा लो, बी और सी के कोफिशिएंट को यहां लिख दो, जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी को छुपा लेंगे, ए और सी के कोफिशिएंट को यहां लिख दो, जब सी की वैल्यू निकालेंगे सी को छुपा लेंगे, ए और बी के कोफिशिएंट को यहां लिख देंगे। ठीक है ना। दूसरा, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो गया, 3 का 1/3 हो गया, 4 का 1/4 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, तीनों के एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 12, तीनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, और 1/4 इंटू, ये 6 बार हो गया, ये 4 बार हो गया, और ये 3 बार, 6:4:3, ये हमारे पास क्या बन गया, सवाल का उत्तर बन गया। ठीक है, तो रेशियो ठीक करना आना चाहिए, इस तरीके से दिया है तो उसको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन कैसे हटाना है, और ये सारी बातें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए पहला सवाल करते हैं। ए रेशियो बी दिया, बी रेशियो सी दिया है, आपको ए रेशियो सी निकालना है, तो हमें ए रेशियो बी दिया है और बी रेशियो सी दिया है, तो यहाँ पर 7:9, और बी रेशियो सी हमारे पास 5:7 है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5। हमें केवल ए और सी पूछा है, तो आप ए और सी ही निकालो। ए कितना है, 35 है, और सी कितना है, 63 है, तो ए रेशियो सी हमारा कितना आ रहा है, 35:63, और इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 7×5 = 35, 7×9 = 63, यानी कि 5:9। ठीक है, 5:9। नेक्स्ट देखेंगे, इफ एक्स रेशियो वाई 1:3 है, वाई रेशियो जेड 2:3 है, देन एक्स वाई जेड क्या होगा। तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड पूछ रहा है, ये 1:3 है, ये 2:3 है, यहां पर 3 लिख देंगे, यहां पर 2 लिख देंगे। ठीक है, तो जाएगा 2, 6, 9, 2, 6, 9, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, ए बी बी सी सी डी पता है, ए बी सी डी पता करना है, तो यहां पर ए लिखा, यहां पर बी लिखा, यहां पर सी लिखा, यहां पर डी लिखा। ए रेशियो बी कितना है, 2:3 है, बी रेशियो सी कितना है, 4:5 है, सी रेशियो डी कितना है, 3:2 है। यहां पर 3 लिख देंगे, यहां पर भी 3, यहां पर कितना, 5, यहां पर कितना, 4, यहां पर कितना, 3, यहां पर भी कितना, 3। अब देख लो कुछ कटपिट तो नहीं रहा है, 2 2 2 नहीं कट रहा है ना, 4×2=8 नहीं कट रहा है, 3 कट रहा है ना, 3 3 3 3। अब मल्टीप्लाई करो, 4×2=8, 4×3=12, 5×3=15, 5×2=10, 8 12 15 10, 8 12 15 10। ठीक है, ए बी बी सी सी डी डी ई दिया है, ए बी सी डी ई पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पर ए बी सी
डी ई। ए रेशो बी कितना 1:2, बी रेशो सी कितना 3:4, सी रेशो डी कितना 6:9, डी रेशो ई कितना 12:16। यहां पर 9 लिख देंगे, यहां पर 4 लिख देंगे, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, इसके पहले 3, ये 6, ये 6, इसके पहले 12, 12 और ठीक है। तो भैया 3 3 3 दूनी 6, 3 से 3 बार, 3 से 3 बार, ठीक है ना। ये पूरी टेबल ही 6 से कट जाएगी, 6 एकम 6, नहीं 6 से नहीं कटेगी, 4 से कट जाएगी ना, 4 × 12, 4 × 12, 4 × 12, 4 × 12, 4 × 16, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, हम पहले ही इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन कम मिले। जैसे सी रेशो डी 6:9 है, तो 3 दूनी 6, 3 से 3 बार, 2:3। ये 12:16 है, तो 4 से काटते हैं 3 बार, 4 से काटते हैं 4। अब थोड़ा कैलकुलेशन कम आएगा, ठीक है ना। पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। 1:2, 3:4, 2:3, 3:4। यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 3, 3, 3, ठीक है। कुछ काट पिट रहा हो तो काट पीट देंगे, जैसे हाँ 3 3 3 3 3, 2 2 2 2 2, और कुछ नहीं। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16, 3 6 8 12 16, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कह रहा है कि ए रेशो बी 5:7 है, सी रेशो डी 2:3 भी है, तो ए सी बी डी कितना होगा। ए रेशियो बी मतलब ए बटे बी है ना, सी रेशियो डी मतलब 2a/3b। इसको मैं ऐसा लिख दूं 2/3 × a/b, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सी रेशियो डी, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है AC/BD, यानी कि AB इंटू A/B इंटू C/D पूछ रहा है। तो A/B कितना है 5/7, और C/D कितना है, ये है 2/3 इंटू A/B, A/B यानी कि 5/7। तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 × 5 50, ठीक है, और 7 21 × 7 147, तो 50/147, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 2a = 3b एंड 3b = 2c, देन व्हाट इज a रेशियो b रेशियो c। तो 2a 3b के बराबर है, तो यहां से a रेशियो b निकल जाएगा कितना 3:2, 3b = 2c है, तो यहां से b रेशियो c निकल जाएगा 2:3, ठीक है। अब हमें a रेशियो b दिया हुआ है 3:2, और b रेशियो c दिया हुआ है 2:3। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक बार उल्टा एन बना के कर लेते हैं, 2 × 3 6, 4, और 3 दूनी 6 ना, 2 दूनी 4, 6 4 6, ठीक है। 6 4 6 का मतलब हो गया 2 से 3 बार गया, 3 2 3, ठीक है। नेक्स्ट 3a = 2b = 4c, देन व्हाट इज a रेशियो b रेशियो c। तो 3a = 2b = 4c, तो जो हमने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर है। तो a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा, इनका रेसिप्रोकल, या फिर छुपा छुपा के कर लो। जब a को a की ओर निकालेंगे तो b और c को लिखेंगे ना, b और c का कोफिशिएंट कितना है 2 × 4, b की ओर निकालेंगे तो a और c का कोफिशिएंट 3 × 4, c की ओर निकालेंगे तो a और b का कोफिशिएंट 3 × 2 है ना। 2 से काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, ये 12 है, 6 बार कट जाएगा, 6 3 बार कट जाएगा, 4 6 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। 3/7 p = 4/11 q, then what is the ratio of p and q। तो 3/7 p = 4/11 q, तो यहां से p/q पूछा जा रहा है मुझसे, तो ये कितना हो जाएगा 4/11 बटे में 3/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा 28, और 11 × 3 33, 28:33, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
नेक्स्ट m रेशियो n 3:2 है, 4m + 5n रेशियो 4m - 5n इज इक्वल टू। देखो अगर आपको ये पता हो कि यहाँ पर हम m और n की वैल्यू रख देंगे तो आपको गलत पता है। वो तभी सही है जब, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नोट लिख लेना, यहाँ पर हमें m रेशियो n दिया है। देखो ये m और n की रेशियो है। आप जानते हो रेशियो नंबर नहीं होते हैं। रेशियो तो ये है कि भाई m या तो 3 हो गया, 3 का मल्टीपल होगा, n या तो 2 होगा या फिर 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको बेसिक से करूं तो मैं क्या करूंगा, इसको x मानूंगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी 3x और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, 4m + 5n अपॉन 4m - 5n। अब देखो ये आपके m और n की वैल्यू है, ये तो रेशियो था, तो आप m की जगह रख दीजिए 3x, n की जगह रख दीजिए 2x अपॉन 4 × 3x - 5 × 4 × 12, 5 × 10, 12 और 10 22, 12 में से 10 गया 2x, तो यहां पर हमारे पास कितना हो गया 11/1। इसका आंसर आ गया क्योंकि x x कट गया, इसलिए आप क्या करते हो, m = 3 रख के और n = 2 रख के भी आंसर निकाल लेते हो कि भाई 4m + 5n अपॉन 4m - 5n अगर है तो 4 × 3 + 5 × 2 अपॉन 4 × 3 - 5 × 2 है। तो 4 × 12 और 10 22, 12 में से 10 गया 2 बचा, यानी कि 11/1 आपका आंसर आ जाता है। वो इसलिए आ जाता है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है m और n है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, सेम है। ठीक है ना, उसकी पावर क्या है, सेम है। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन पावर ऑफ वेरिएबल in numerator and denominator are same then put value। ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर क्या है, सेम है, तब तो आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। अगर हमसे पूछा जाता 4m² + 5n² अपॉन 4m - 5n, ठीक है, हमने देखा कि ये जो पावर है वेरिएबल की वो अलग अलग है, तो हम आंसर लगाते कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों, क्योंकि यहां ऊपर क्या होता है 4 × m² यानी कि 9x², 5 × n² यानी कि 4x² होता, अपॉन 4 × 3x - 5 × 2x, ये होता ना। तो 9 चौको 36, 5 चौको 20, 36 और 20 56x² होता है। ये 12 - 10 2x, तो ये तो कट जाता 28, लेकिन एक x से x करता है, यानी 28x आंसर आता। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि अगर वेरिएबल की पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम है तभी आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है फिर, है ना। फिर आपको बेसिक से नहीं करना है एक्स मान के। अगर आपको दिख रहा है कि वेरिएबल की पावर दोनों जगह सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फिर आपको एक्स मान के नहीं करना है, आप डायरेक्ट ये m की जगह 3 रख दो, n की जगह 2 रख दो और आंसर निकाल लो। अगर ऐसा होता तो आंसर हम लोग लगाते कैन नॉट बी डिटरमाइन। फिर हमें क्या करना है, बेसिक से ही करना है। ठीक है ना। P/Q is equal to R/S is equal to T/U, 2/3 है, देन फाइंड दिस, है ना। तो P/Q R/S T/U is equal to 2/3, और हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हमने देखा कि वेरिएबल की पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, P R और T की जगह 2 रख देंगे, Q S और U की जगह हम लोग 3 रख देंगे। तो M × P यानी कि 2, N × R यानी कि 2, O × T यानी कि 2 अपॉन M × Q यानी कि 3, N × S यानी कि 3, O × U यानी कि 3, है ना। ऊपर से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा M + N + O, नीचे से 3 कॉमन ले सकते हैं यानी कि हमारे पास बचेगा M + N + O, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा आएगा 2/3। 2/3 हमारे पास क्या बनेगा, सवाल का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अगला a + b रेशियो b + c रेशियो c + a बराबर 6 7 8, a + b + c 14 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो a + b रेशियो b + c रेशियो c + a
बराबर 6:7:8 है। ठीक है, तो यहां से a प्लस बी हमारे पास 6x हो जाएगा, b प्लस सी हमारे पास 7x हो जाएगा, और c प्लस a हमारे पास 8x हो जाएगा। ठीक है ना। अब a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना है, 14 है। a कितना है, 6x है, b कितना है, 7x है, c कितना है, 8x है, बराबर 14। तो 7 और 8 15 और 6 21, 21x बराबर 14। x बराबर कितना हो गया, 14/21 हो गया। 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 3 21 है ना। ठीक, x की वैल्यू 2/3 आ गई। अगर x की वैल्यू 2/3 आ गई तो a प्लस बी कितना हो गया, 6 × x। देखो हमसे c की वैल्यू पूछी जा रही है, तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 14 है, c निकालना है मुझे। तो अगर a प्लस बी पता चल जाए कितना है, तो वही निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 4 है, सॉरी एक मिनट ना, एक बार फिर से, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर हमारे पास हो गया 6:7:8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे a प्लस बी को 6x के बराबर, b प्लस सी हमारा हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 8x। अब देखो मुझे a प्लस बी प्लस सी दे रखा है ना, तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स, देखो 2 बार a है, 2 बार b, 2 बार c, यही गलती हमने कर दी थी पिछली बार। 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया हमारे पास, 7 8 15 और 6 21। ठीक है, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना बन जाएगा, 21/2x, है ना, 21/2x। अब देखो मेरे हिसाब से a प्लस बी प्लस सी 21/2x है, और सवाल कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, 14 है। तो हम क्या करेंगे, 21/2x को 14 के बराबर कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 3 21, x बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4/3 आएगा। x कितना आएगा हमारा, 4/3। तो हमसे c की वैल्यू पूछ रहा था, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 14 है, हमसे c की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं a प्लस बी निकाल लूँ। a प्लस बी कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से। a प्लस बी 6x है, x कितना है, 4/3 है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, तो a प्लस बी अगर हमारे पास 8 है, c हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। 6 हमारे पास सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, of the three numbers the ratio of the first and second is 8:9 and that of second and third is 3:4. If the product of the first and third is 2400 then the second number। तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी का अनुपात का गुणनफल 2400 है तो आपको बताना है कि तीसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। ठीक है ना, तो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो हमारे पास कितना है, 8:9 है। सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या है, 3:4 है। ठीक है, यहां से हम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, उल्टा बना दे, 9 × 27, 8 × 24, 9 × 27, 9 × 36। ठीक है, 3 से काटते हैं तीनों को, 3 × 8 = 24, 3 से 9 बार गया, 3 से 12 बार। अब देखो जो पहला दूसरा और तीसरा नंबर होगा उसका रेशियो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो रेशियो है वो हमारे पास 8 9 12 है। यानी कि जो पहला नंबर है वो या तो 8 है, 8 का मल्टीपल, दूसरा जो नंबर है या तो 9 या 9 का मल्टीपल है, तीसरा नंबर या तो 12 या 12 का मल्टीपल है। हमसे दूसरा नंबर पूछ रहा है तो दूसरा नंबर या तो 9 होगा या 9 का मल्टीपल। तो रेशियो वाले सवालों में एक नजर ऑप्शन में जरूर मार लेना, क्या ये 9 का मल्टीपल है, हाँ सर। क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं। क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं। क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं। अगर ऐसा एक ही ऑप्शन मिला आपके काम का तो आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसा कि इस सवाल के ऑप्शंस में है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, दो ऑप्शन मिल गए आपको 9 के मल्टीपल, तो फिर चुपचाप अपना पूरा सवाल सॉल्व कर लेना, क्योंकि फिर दोनों में से कोई भी आंसर आपका हो सकता है। ठीक है ना, अब पहला नंबर 8x हो गया, दूसरा नंबर 9x हो गया, तीसरा नंबर हमारे पास 12x हो गया। हमसे कह रहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे का मल्टीपल कितना है, 2400 है। तो 12 दूनी 24 और 25 अट्ठे 200, तो x² बराबर 25, x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया।
8 पंचे 40, 9 पंचे 45, 12 पंचे 60। ठीक है ना। तो सेकंड नंबर हमारा क्या है, 45 है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। आप कहेंगे सर क्या एक्स मानना ही जरूरी है? बिल्कुल, जब भी प्रोडक्ट दिया हो या इससे पहले वाला सवाल, इन सवालों में एक्स ही मानो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल आ जाते हैं, बहुत आसान है डिस्ट्रीब्यूशन वाले। कह रहा है कि ₹7800 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/4, देन हाउ मच शेयर विल बी गेट। सबसे पहले तो ए बी सी में जो पैसा बांटा गया है वो किस अनुपात में बांटा गया? 1/2, 1/3 एंड 1/4। तो हम सबसे पहले रेशियो ठीक कर लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 12 आ गया। 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12। ये 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। 6:4:3। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, 7800 को डिवाइड किया ए बी और सी में, किस रेशियो में? 6:4:3 में, है ना। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं? याद होगा आपको परसेंटेज, परसेंटेज है, मैंने परसेंटेज को रेशियो, परसेंटेज को किसी भी चीज में चेंज करना सिखाया था, याद है? परसेंटेज को डिग्री में, डिग्री को परसेंटेज में, रेशियो को परसेंटेज में, परसेंटेज को रेशियो में, रेशियो को वैल्यू में, वैल्यू को रेशियो में। तो बी की वैल्यू कितनी है? 4, और रेशियो में टोटल कितना है? 6, 4, 10, 3, 13। किस में चेंज करना है? वैल्यू में। वैल्यू में टोटल कितना है? 7800। 13 × 78, 600, 6 चौक 24, यानी 2400 हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। 2400 हमारे पास क्या बन जाएगा? सवाल का उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ₹555 was to be divided among A, B, C in the ratio 1/4, 1/5, 1/6. By mistake, it was divided in the ratio 4/6. The amount excess received by C was. तो 555 को हमने A, B, C में डिवाइड किया, किस रेशियो में? देखो डिवाइड करना था 1/4, 1/5, 1/6 में, गलती से हमने डिवाइड कर दिया 4, 5, 6 में। तो सी को कितना ज्यादा मिल गया? तो पहले अगर हम देखें कि ए बी सी में किस रेशियो में डिवाइड किया जाना था, 1/4, 1/5, 1/6। 4, 5, 6 का एलसीएम 60 हो गया। 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और ये 10। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमारे पास ये बन गया 15:12:10। ठीक है। आप कह रहे हैं कि अगर हमें 555 को ए बी सी में 15, 12 और 10 के अनुपात में बांटना है, ठीक है, तब सी को कितना मिलता? सी को मिलता 10 बटे में कितना? 37 इंटू 555। ठीक है, सही है। अगर हम 555 को 5 इंटू 111 लिखें तो इस 37 से ये 3 बार कट जाता है, आपको याद होगा। 37 इंटू 3 बराबर 111। 5 थी 15 इंटू 10 यानी कि 150। तो अगर आप 555 रुपए को इस रेशो में बांटते तो सी को मिलते 150। लेकिन 555 को ए बी और सी में गलती से आपने 4:5:6 में डिवाइड कर दिया, तब सी को कितना मिला होगा? सी को मिला होगा 6 कितने में? 6, 4, 10, 5, 15 में। तो 555 में कितना? 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 111, 3 दूनी 6, 11, 111 दूनी 222। तो सी को मिलना चाहिए था 150, लेकिन सी को मिल गया 222, यानी कि 72 रुपए ज्यादा मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सवाल था पिछला वाला। तो डिस्ट्रीब्यूशन में 5-7 टाइप के सवाल बनते हैं, उनको देख लो आप। कह रहे हैं 6800 इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट द शेयर ऑफ ए इज 1/3 ऑफ शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी इज 2/3 ऑफ शेयर ऑफ सी, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी। 6800 रुपए को हमने ए बी सी में डिवाइड किया, इस तरीके से डिवाइड किया कि ए का जो शेयर था वो बी का 1/3 है, बी का जो शेयर था वो सी का 2/3 है, तो ए और सी के शेयर का डिफरेंस कितना होगा? तो हमने 6800 को डिवाइड किया ए बी सी में, ठीक है ना।
ए का जो शेयर है वो 1/3 है किसका, शेयर ऑफ बी। बी का जो शेयर है वो 2/3 है किसका, सी का। यानी यहां से मैं ए अपॉन बी 1/3 लिख सकता हूं, यहां से मैं बी अपॉन सी 2/3 लिख सकता हूं। यानी मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकता हूं, अब मैं ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल सकता हूं। ए रेशियो बी कितना है, 1:3 है, और बी रेशियो सी कितना है, 2:3 है। तो यहां से यहां पर 2 रख दो, यहां पर 3 रख दो, तो ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, और ये 9 आ गया। 2:6:9, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 2:6:9 आ गया। अब 6800 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ए बी और सी में, किस रेशियो में, 2:6:9 में। तो ए और सी के शेयर का डिफरेंस कितना है, ए और सी के शेयर का डिफरेंस है 7। ठीक है, तो 7 की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो हम कैसे निकालते हैं, एक तरीका और है, ये 7 की वैल्यू निकालनी है, और रेशियो में टोटल कितना है, 9 6 15 तो 17, और वैल्यू कितनी है 6800। 17 चौक 68, 7 चौक 28, यानी 2800 हमारे पास सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1500 is divided among A, B, C, D such that the share of A is 1/4 of the share of remaining. Share of B is half of the share of remaining, and share of C is 1/5 of the share of remaining. How much money will D get? अब यहां पर एक शब्द आ रहा है रिमेनिंग, लेकिन ये परसेंटेज का रिमेनिंग नहीं है। यहां पर कह रहा है कि जो ए का हिस्सा है वो 1/4 है रिमेनिंग, तो हम 1500 को 4 लोग बांट रहे हैं। जब ए की बात करेंगे तो ए के लिए रिमेनिंग किसका शेयर होगा, बी सी और डी का। यानी कि जो ए का शेयर है वो 1/4 है बी सी और डी के शेयर का। ठीक है ना, यानी यहां से हम लोग ए रेशियो बी प्लस सी प्लस डी कितना बोल सकते हैं, 1:4 बोल सकते हैं। अब b प्लस सी प्लस डी 4 है, इसमें b कितना है, c कितना है, d कितना है वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि a कितना है, 1 है, तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी, 1, और टोटल कितना 5, और यहां पर हम 1500 को डिवाइड कर रहे थे ना a b c d में, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू रुपयों में कितनी है 1500, यानी कि 5 थी 15, तो a को कितना मिल गया, 300 मिल गया। इसी तरीके से b का जो शेयर है वो क्या है, हाफ ऑफ द शेयर ऑफ रिमेनिंग, तो a के लिए सॉरी ए के लिए रिमेनिंग बी सी डी हो गया, तो बी के लिए रिमेनिंग कौन हो जाएगा, ए सी डी। यानी कि जो बी का हिस्सा होगा वो 1/3 होगा, है ना, क्योंकि ए का बी का हिस्सा 1 है और ए प्लस सी प्लस डी 2 है, तो 1/3 ऑफ 1500 कितना हो गया, 500, तो बी को मिलेंगे 500, ए को मिलेंगे 300। ठीक है, इसके बाद जो शेयर ऑफ सी है वो 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ रिमेनिंग, यानी कि ए प्लस बी प्लस डी। तो यहाँ से सी रेशियो ए प्लस बी प्लस डी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1:5, यानी कि सी का शेयर कितना हो गया, 1/6 ऑफ 1500, यानी 250। तो ए को मिला कितना 300, बी को कितना मिला 500, सी को कितना मिला 250, बाकी किसको मिला, डी को। तो 5 3 8 तो 10, यानी कि डी को मिलेगा 1500 माइनस 1050, यानी डी को मिलेगा 450। अरे ये ओवर राइट हो गया है। डी का जो शेयर वो कैसे निकालेंगे, टोटल में से हम लोग ए बी और सी का शेयर घटा देंगे, यानी कि डी का शेयर हो गया 450। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, ₹9900 is to be distributed among A, B, C such that the share of B is 2/7 of the share of A plus C. Share of C is 3/8 of A plus B. Find how much money will A get. कुछ ऐसा ही सवाल है पिछले वाले जैसा। इस बार 9900 को हम A, B, C में बांट रहे हैं कि B का जो शेयर है वो 2/7 है A प्लस C, यानी कि B रेशियो A प्लस C हमारे पास 2:7 होगा, यानी कि बी का शेयर कितना बन जाएगा, 2/9 ऑफ 9900, दैट इज 2200, है ना। इसके बाद द शेयर ऑफ सी इज 3/8 ऑफ शेयर ऑफ ए प्लस बी, तो यहां से हम सी रेशियो ए प्लस बी लिख सकते हैं कितना, 3:8, यानी कि सी का शेयर कितना आ जाएगा 3/11 इंटू कितना हमारे पास 9900। ठीक है, तो 9 × 27, तो सी को मिल गया 2700,
इसके बाद बी को मिल गया 2200, बाकी किसको मिला होगा, ए को। ए को कितना मिलेगा 9900 माइनस 2700 प्लस 2200, यानी कि 5000। ठीक है, 5000। नेक्स्ट, ₹22,500 is distributed among A, B, C, D such that the share of A plus C का जो शेयर है वो 3/2 है किसका, B plus D का। यानी कि यहां से A plus C और B plus D का रेशियो हम कह सकते हैं कि 3:2 है। यानी कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि A plus C कितना हो जाएगा 3/5 इंटू कितना 22,500, 500 को 20, 55 25, 13,500। तो ए और सी को कितना मिलेगा 13,500, बी और डी को कितना मिलेगा 2/5 इंटू 22,500, ये हो गया 9,000। ठीक है, अब ए प्लस सी को मिला है कितना 13,500, बी प्लस डी को कितना मिला है 9,000। ठीक है, कह रहा था शेयर ऑफ बी इज 5/4 ऑफ शेयर ऑफ डी। बी का जो शेयर है वो 5/4 है शेयर ऑफ डी, यानी कि हमसे यहां से बी और डी का शेयर निकाल सकता है। हाँ बिल्कुल, बी का कितना हो जाएगा 5/9 इंटू 9,000, यानी बी को मिलेंगे 5,000, और टोटल अगर 9,000 है और उसमें से बी को मिल रहे हैं 5,000, तो डी को कितने मिलेंगे 4,000 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये कोई बहुत बड़ी मैथ तो है नहीं। दूसरा, ए प्लस सी कितना है 13,500, जहां पर ए का शेयर 3 टाइम्स है सी के शेयर का, यानी कि ए रेशियो सी हमारे पास 3:1 है। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 13,500, 4 × 12, 4 × 5 20, 35 इंटू 3 कितना हो गया, सॉरी 4 × 12, फिर 4 × 12, 4 × 12 1 15, 4 × 12 7, 4 7 28, 4 5 20 है ना। ए का हो जाएगा हमारे पास 33। क्या पूछ रहा है हमसे, सी और डी के शेयर का अंतर। अच्छा, तो ए का कितना हो जाएगा हमारे पास, सी का निकाल लेते हैं डायरेक्ट, क्यों ए के लिए मेहनत करी जाए इतनी ना। भाई ए प्लस सी 13,500 है, और उसमें ए और सी 3:1 है, तो सी का शेयर डायरेक्ट निकाल देना 1/4 इंटू 13,500, सी का शेयर आ जाएगा डायरेक्ट 3375। अब सी का शेयर 3375 है। ठीक है, और डी का, किसका, डी का शेयर हमारे पास 4,000 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 625 हो गया। इसको हम लोग 625 कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, 14,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी सच दैट 2/3 ऑफ शेयर ऑफ ए, 3/4 ऑफ शेयर ऑफ बी एंड 1/3 ऑफ शेयर ऑफ सी, दीज ऑल आर इक्वल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी। बी और सी के शेयर के बीच का डिफरेंस क्या है। तो कह रहा है कि 2/3 ऑफ शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ शेयर ऑफ सी। यहां से हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। इनका इनवर्स कर दो, 3/2, 4/3, 3/1। अब आप क्या करो, 2 3 और 1 का ले लो एलसीएम, कितना हो गया 6, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 इंटू 6, 4/3 इंटू 6, 3/1 इंटू 6, 2 3 6 9, 3 दूनी 6 8 18, 9 8 18। ठीक है ना। अब 14,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ए बी और सी में, किस रेशियो में, 9:8:18 में। ठीक है, तो बी और सी के शेयर का डिफरेंस बताना है 10। अब देखो चारों ही ऑप्शन 10 के मल्टीपल है, 10 बटे में टोटल कितना 18 और 8 कितना 26 और 9 35 इंटू कितना 14,000, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 दूनी 14, तो 4,000 इस सवाल का हमारा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, 900 रुपए को डिवाइड करो आप एबीसी में, सच दैट हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए, 1/3 ऑफ द शेयर ऑफ बी एंड 1/4 ऑफ द शेयर ऑफ सी, है ना।
these all are equal, then find how much will each get. तो 900 रुपए को आप बांट रहे हो एबीसी में इस तरीके से कि हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ शेयर ऑफ सी। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी अगर निकाले तो इनका रेसिप्रोकल कर दो आप, 2:3:4 हो जाएगा। ए बी सी हमारे पास क्या हो गया, 2:3:4 हो गया। बस 900 रुपए को बांट दो आप। ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 2, कितने में, 4 3 7 2 9 इंटू 900, ए को मिलेंगे 200। ठीक है, बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 3, कितने में, 9 में, तो 900 में कितना, 300 मिलेगा। ठीक है, सी का शेयर कितना आ जाएगा, 4/9 इंटू 900, तो सी को मिलेंगे 400। ठीक है, तो 200 300 400, 200 300 400, ये हमारे पास क्या बन जाएगा सवाल का उत्तर। ठीक है ना। कह रहे रुपीज 500 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ वे दैट ₹16 added to 2/5 of A share, 70 less to share of B and 4 less to 3/5 of share of C. These all are equal. Then find the value of B. अब ये सवाल देखने में पिछले 2 सवालों जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये आपको बहुत कैलकुलेशन करवा के देगा। क्यों, ये उतना आसान नहीं है। कह रहा है कि ए के शेयर में, ए के 2/5 शेयर में अगर हम 16 रुपए जोड़ देते हैं, ठीक है, ₹70 टू शेयर ऑफ बी, बी के कितने, टू 1/3 शेयर है यहाँ पे, ठीक है ना, बी के 1/3 शेयर में 70 रुपए, बी के 1/3 शेयर में अगर 70 रुपए जोड़ दिए जाए ना, 70 रुपए कम कर दिए जाए, ठीक है, इज इक्वल टू 4 लेस टू 3/5 ऑफ शेयर ऑफ सी, सी के शेयर के 3/5 में 4, these all parts are equal, then find the share of B. अब इनमें हम ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालें, पीछे तो बड़ा आसान था, रेसिप्रोकल कर दिया था। यहाँ पे कैसे आप रेसिप्रोकल कर पाओगे, तो यहाँ पर आपको बेसिक क्या करते थे, के मानते थे, बेसिक करना पड़ेगा। 2a/5 + 16 इज इक्वल टू के, यानी कि यहां से a कितना आएगा, k - 16 इंटू 5/2 आएगा। यहां से b/3 - 70 इज इक्वल टू k, तो b कितना आएगा हमारे पास, k + 70 इंटू 3, शायद 2/3 है यहाँ पे ना, 2/3 सॉरी, जैसा मुझे याद है, तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/5 ऑफ शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू k + 4, सी का शेयर कितना हो जाएगा हमारे पास, k + 4 इंटू 5/3। ठीक है, अब a + b + c हमारे पास 500 है, तो आप यहां से k की वैल्यू निकाल करके फिर रखना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर मिलेगा। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा सवाल कभी आ जाए तो आसान है लेकिन थोड़ा टाइम ले जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी है, देखो a + b + c 500 है, क्योंकि 500 रुपए हम बांट रहे थे तीनों में, तो a की वैल्यू रखते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या खाली पेज लिया था हमने इसके बाद, हाँ लिया था। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, k - 16 इंटू 5/2। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, k + 70 इंटू 3/2। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू आ रही है k + 4 इंटू 5/3। ठीक है, अब a + b + c हमारे पास कितना है, 500। a + b + c हमारे पास कितना है, 500 है। ठीक है, तो a की जगह a क्यों लगते हैं, k - 16 इंटू 5/2,
बी की जगह बी क्यों लगते हैं, k प्लस 70 इंटू 3/2, k प्लस 4 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 500। ठीक है, ये हो जाएगा 5k/2 माइनस 16 × 5 = 80/2, हो जाएगा 3k/2, 7×3 = 21, 210/2। ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5k/3 प्लस 500 को 20/3। ठीक है, थ्री फोर्थ 2/5 3/4 3/5 है ना। सी इसो 3/4 था यहाँ पे, आप याद आ गया मुझे, माफ कीजिएगा बार बार इसमें चेंज करवा रहा हूँ, लेकिन ये सवाल ना अगर मैं इस तरीके से करवाऊंगा तो ये काफ़ी टाइम ले जाएगा और मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। ये 3/4 था, यहाँ पर टाइप क्यों नहीं है वो पता नहीं है मुझे। 3/4 अब मुझे सब जगह ठीक करना पड़ेगा। 3/4 ठीक है। थ्री फोर्थ तो हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब आएगा सही, वो तो कैलकुलेशन जब आई तब याद आया कि ये 4/3 है। तो कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5k/2, 16×5 = 80/2, ये 4k/3 280/3 प्लस 5k/3 और 500 को 20/3 बराबर 500। ठीक है, k को अलग लिख लेते हैं, 5k/2 4k/3 5k/3, इन दोनों को अलग सॉल्व करते हैं, 280/3 20/3, एलसीएम 3 आ रहा है, 280 प्लस 20 कितना हो गया 300, 300 को 3 से भाग करेंगे 100 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 40, तो ये प्लस का 100 माइनस का 40 प्लस का 60 बचेगा। इन तीनों में एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 5 तिया 15, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 10। ठीक है, अब ये 60 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 440 हो जाएगा, 15 8 23 10 33 33k/6 बराबर 440, 13 से 3 बार कट 11 से 3 बार कट जाएगा, 11 से 40 बार, 3 से 2 बार और 40 दूनी 80, तो k की वैल्यू कितनी होगी हमारी 80 होगी। हमसे b का शेयर पूछ रहा था, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हमें k मिल गया कितना 80, तो ये सवाल आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है। शेयर ऑफ बी कितना हो जाएगा, k हमने अगर 80 रखा, 80 70 150 इंटू 4/3, 3 5 15 500 को 20, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 200। ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल था। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, जहां पर पॉइंट्स वाले सवाल आएंगे, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक को अलग छोड़ दो। ठीक है ना, टाइप नंबर 2 है ये पॉइंट्स वाले सवाल। पॉइंट्स वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ठीक है ना, इसमें 2 टाइप के सवाल बन सकते हैं, पहला ये है, दूसरा जब आएगा तो बताऊंगा। अ पर्सन हैज 30 रुपीज which is in the form of 50 paise, 1 rupee and 2 rupee coins. Ratio of number of coins of each type is 4:2:1, then find number of coins of each type.
तो एक व्यक्ति के पास 30 रुपए है, ठीक है, जो कि 50 पैसे, 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स के फॉर्म में है। तो 50 पैसे का जो सिक्का होता है उस पर 50 पैसे लिखा होता है, 1 रुपए का जो सिक्का होता है उस पर 1 रुपए लिखा होता है, 2 रुपए का जो सिक्का होता है उस पर 2 रुपए लिखा होता है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है कि जिस सिक्के पर जितना लिखा होता है, 50 पैसे पर 50 पैसा लिखा होता है, 1 रुपए पर 1 रुपए लिखा होता है और 2 रुपए पर 2 रुपए लिखा होता है। दूसरे होते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। अब नंबर ऑफ कॉइन्स का यहां पर हमें रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप इज 4:2:1, ठीक है ना। तो एक तो फेस वैल्यू हो गया, दूसरा नंबर ऑफ कॉइन, तीसरा हमारे पास क्या है, टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू क्या होती है सर? टोटल वैल्यू हमारे पास होती है कि जब हम, टोटल वैल्यू क्या होती है सर? टोटल वैल्यू होती है जब हम फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉइन से। अरे सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके पास 5-5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो आपके पास रुपए कितने हैं, 50 रुपए हैं, तो यही कहलाती है हमारी टोटल वैल्यू। तो रेशियो वाले सवालों में आपको रेशियो देगा। अब जिस चीज का रेशियो दिया, या तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिएगा या फिर टोटल वैल्यू का। दो ही टाइप के सवाल आते हैं, या तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया रहेगा या फिर टोटल वैल्यू का। तो जिसका भी रेशियो दिया रहे हम वही मान लेंगे। जैसे 50 पैसे के, 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 4:2:1, तो हम यही मान लेंगे कि 50 पैसे के मेरे पास 4 ही सिक्के हैं। तो अगर 50 पैसे के 4 ही सिक्के होते तो 2 रुपए होते। 1 रुपए के मान लेते हैं 2 ही सिक्के हैं तो भी 2 रुपए, 2 रुपए का एक सिक्का तो भी 2 रुपए, यानी कुल मिलाकर के मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए थे, 6 रुपए। अगर ऐसा होता कि मेरे पास 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के इतने इतने सिक्के होते 4:2:1, तो मेरे पास होने चाहिए थे 6 रुपए, लेकिन मेरे पास कितने रुपए हैं, 30, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर कर देंगे कि 6 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/6 यानी कि 5। इसका मतलब क्या है, ये जो 1 हमने निकाला है वास्तव में x की वैल्यू निकाली है। 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 आ जाएगी। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10। हाँ, 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, 1 रुपए के 10 सिक्के हैं और 2 रुपए के 5 सिक्के हैं। तो 20, 10, 5 ये हमारे सवाल का उत्तर है। हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ करके ऑप्शन से नहीं करवाया, क्योंकि ऑप्शन से हम तभी कर पाएंगे जब हमें इस तरीके के ऑप्शन दिए हों कि तीनों टाइप के सिक्कों की संख्या ऑप्शन में दे रखी हो। आप ऑप्शन से चेक कर लो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आप देखो, a person has 410 rupees which is in the form of 5, 2 and 1 rupee coins, है ना। if the ratio of number of coins of each type is 4, 6, 9 then find coins of each type। तो हमें किसका रेशियो दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स का, ठीक है, यानी कि पहला ही टाइप है। 410 रुपए है एक व्यक्ति के पास, वो 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो 4:6:9 है। तो टोटल वैल्यू का क्या बन गया, देखो भाई, 5 रुपए के 4 सिक्के 20 रुपए, 2 रुपए के 6 सिक्के 12 रुपए, 1 रुपए के 9 सिक्के 9 रुपए। 20, 12, 32, 9, 41। मेरे जेब में 41 रुपए होने चाहिए थे, लेकिन है कितने, 410। 41 की वैल्यू 410, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ये 60 आ जाएगी और ये 90 आ जाएगी। 40, 60, 90 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का। अब देखो इसको पढ़ लो। अ पर्सन हैज 35 कॉइन्स which is in the form of 5, 1 and 2 rupee coins and the ratio of their value। अभी तक किसका रेशियो दिया होता था, नंबर ऑफ कॉइन्स का, यानी कि ये नंबर ऑफ कॉइन्स का दूसरा टाइप। इस बार हमें रुपए नहीं दिए, क्या दिए, हमसे बोला गया कि मेरे पास 35 कॉइन्स हैं जो कि 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के कॉइन्स के फॉर्म में है। नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो नहीं दिया इस बार मुझे, लेकिन वैल्यू का रेशियो दिया है कि भाई इनसे जो रुपए बन रहे हैं वो 1:1:1 में है, ठीक है ना। तो हम वैल्यू कैसे बनाते थे कि फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई करते थे। फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर वैल्यू। तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होगी, फेस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको आप फेस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। वैल्यू को आप फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएंगे।
लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि 50 पैसे के मेरे पास जितने भी सिक्के हैं उनसे 1 रुपया बन रहा है, तो कितने सिक्के होने चाहिए? 2 सिक्के। यानी कि उसने हमें रेशियो दिया है कि रेशियो ऑफ वैल्यू 111 है। मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास 50 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उससे 1 रुपया बन रहा है, 1 रुपए के जितने भी सिक्के हैं 1 रुपया उससे बन रहा है, 2 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उससे 1 रुपया बन रहा है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए ताकि 1 रुपए बने? यानी कि 2 सिक्के। 1 रुपए के कितने सिक्के ताकि 1 रुपया बन जाए? 1 सिक्का। 2 रुपए के कितने सिक्के ताकि 1 रुपया बन जाए? आधा सिक्का। तो ये रेशियो बन गया। अब आप जानते हो कि नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो 2:1:1/2 है। हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4:2:1। ठीक है, यानी मेरे पास 4, 2, 6 और 1 7 सिक्के हैं, जबकि वास्तव में मेरे पास कितने सिक्के हैं? 35। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। 7, 35, 1, 5। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ये 20 हो गई। 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 20, 10, 5। इसका भी उत्तर हमारे पास कितना है? ऑप्शन नंबर। ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स में हमारे पास 2 टाइप के सवाल बनते हैं। एक में आपको कॉइन्स दिए रहेंगे और एक में आपको रुपए दिए रहेंगे। तो उम्मीद है यहां तक कि आपको बात पता चल रही होगी, है ना। अब आएंगे हम नेक्स्ट टाइप पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। एनुअल इनकम्स ऑफ अमित एंड वीर आर इन द रेशियो 3:2। यहां से आपको एक मेथड मिलेगा, क्रिस क्रॉस मेथड। एनुअल इनकम्स ऑफ अमित एंड वीर आर इन द रेशियो 3:2 while the ratio of their expenditure is 5:3. At the end of the year, each saves rupees 1000. Then annual income of Amit is. अमित और वीर की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करता हो तो अमित की वार्षिक आय क्या है? देखो, हम सभी जानते हैं कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये हम परसेंटेज में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। अब अमित और वीर 2 लोग हैं, इनका जो इनकम का रेशियो है अमित और वीर का वो 3:2 है। जो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 5:3 है। और दोनों की जो सेविंग है वो 1000 रुपए है। अमित भी 1000 बचाता है और वीर भी कितने बचाता है? 1000 बचाता है। ठीक है ना, अमित भी 1000 बचाता है और वीर भी कितने बचाता है? 1000 बचाता है। अब देखो क्या हुआ कि अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूंगा तो मुझसे पूछा क्या गया? एनुअल इनकम ऑफ अमित इज। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इनकम को एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं कर सकते कि अमित कमाता 3 रुपए है और खर्च करता है 5 रुपए, ऐसा कैसे हो जाएगा? इसलिए इसको ऐसे मानना पड़ेगा कि इसको 3x माने, इसको 2x माने। ठीक है, अब हमने इनकम एज्यूम करी है तो दूसरा रेशो किसका? एक्सपेंडिचर का। तो आपको एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा। इनकम को एक्सपेंडिचर कैसे बना सकते हैं? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर इनकम में से अमित की इनकम में से अमित की सेविंग हटा दी जाए, अमित का एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है, वीर की इनकम में से वीर का एक्सपेंडिचर सेविंग हटा दी जाए तो वीर का एक्सपेंडिचर बन जाएगा। और इसका रेशियो कितना है? 5:3। ये 9x - 3000 इज इक्वल टू 10x - 5000। ये x बराबर कितना आ गया हमारा? 2000। ठीक है, अमित की इनकम कितनी आ गई? 6000 और वीर की इनकम कितनी आ गई? 4000। सबसे अच्छा तरीका यही है। अब इसी को हमने थोड़ा सा क्या कर दिया है? फैंसी कर दिया। इसको बोल रहे हैं क्रिस क्रॉस। क्या हो रहा है? इसका मल्टीप्लाई आप यहां कर रहे हो, इसका मल्टीप्लाई यहां कर रहे हो। 3 का मल्टीप्लाई 3 में और 1000 में, 5 का मल्टीप्लाई 2 में और 1000 में। तो हम क्या करते हैं? हम बिना x माने इसी चीज को, ये बेसिक है क्रिस क्रॉस मेथड, ये बेसिक है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? यहां पर अमित है, यहां पर वीर है, इनका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनके इनकम का जो रेशियो था वो कितना था? 3:2। इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो था वो कितना था? 5:3। और दोनों कितना बचा रहे थे? 1000। दोनों कितना बचा रहे थे? 1000 बचा रहे थे। तो हम क्या करेंगे? हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 3 × 3 कितना आएगा? 9। 5 × 9 5 × 2 कितना आएगा? 10 आएगा। अब आप देखो जरा ध्यान से यहां पर कि ये हमारे पास 9x है, ये हमारे पास 10x है। तो 9x और 10x का डिफरेंस कितना आ गया? x आ गया। हम क्या करेंगे? इनका डिफरेंस लेंगे। 9 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया? 1। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी कि 1000 × 5 5000 हो गया।
इसका मल्टीप्लाइजेशन कर दो, यानी कि 3 इंटू 1000 3000 हो गया। इनका डिफरेंस ले लो कितना, 2000। ये दोनों आप बराबर कर दो। एक की वैल्यू कितनी है, 2000 है। बस एक चीज ध्यान रखना कि जिसका रेशियो आप पहले लिखोगे वैल्यू उसी की आएगी। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो, आपका जो बेसिक था उसमें एक्स की वैल्यू को हमने इनकम में रखा था, ना कि एक्सपेंडिचर में। और इसी मेथड को मैं बिना एक्स के सॉल्व कर रहा हूं। बस जो कैलकुलेशन है वो मैं एक्स नहीं मान रहा हूं, बस बिना एक्स के कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है ना। एक की वैल्यू 2000 है, हमने पहले लिखा है इनकम का रेशियो, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 6000 आएगी। भाई एक यानी एक्स हमारा 2000 है, तो 3x 6000 आएगा। एक की वैल्यू 2000 है, तो दो की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 4000। यानी कि अमित की इनकम 6000 है और वीर की इनकम कितनी है, 4000। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं आ सकता है, देखो जरा ध्यान से। एक की वैल्यू अगर 2000 है और मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो सर ये क्यों नहीं आ सकता एक्सपेंडिचर की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। अब एक बात बताओ आप, अमित कमाता ही 6000 है, तो वो खर्चा कैसे 10,000 कर देगा? ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा, क्रिस क्रॉस मेथड में जो भी मेथड सीखो उसका बेसिक सीखो, है ना। क्या क्या गलती हो सकती है वो सीखो। तो यहां पर हमारे पास ये है कि अगर हमने पहले रेशियो इनकम का लिखा है तो इनकम ही मिलेगी हमें ना। अगर मैं ऐसा करता कि अमित और वीर, अगर मैं पहले एक्सपेंडिचर का रेशियो लिख देता फिर इनकम का रेशियो लिखता, ठीक है। एक्सपेंडिचर 5:3 है, इनकम 3:2 है, और दोनों की सेविंग कितनी है, 1000 है। ठीक है। अब अगर मैं, यानी कि मैंने बेसिक में एक्सपेंडिचर माना होगा, तो 5 दूनी 10, 3 × 3 9, डिफरेंस कितने का, एक का। यहां पर 3000, यहां पर 2000, डिफरेंस कितने का, 1000। एक की वैल्यू कितनी, 1000। ठीक है। अब 5 की वैल्यू कितनी, 5000। देखो अब ये क्या आया, एक्सपेंडिचर किसका, अमित का। तो एक्सपेंडिचर ऑफ अमित कितना है, 5000। तो अगर उसकी इनकम पूछी है तो मुझे इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सेविंग इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी इनकम बनेगी 6000। ठीक है ना। और एक की वैल्यू 1000, तीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 आएगी। ये क्या होगी, वीर का एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन उसने भी 1000 बचाए थे, तो उसकी अगर इनकम पूछोगे तो भी कितनी आएगी, 4000 आएगी। तो ये सर क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर इस सवाल में इनकम ना पूछ करके एक्सपेंडिचर पूछता तो हम पहले रेशियो एक्सपेंडिचर लिख देते। यानी कि जो हमसे पूछा जाए हम उसका रेशियो पहले लिख दें, तो डायरेक्ट वही आंसर आएगा। अदरवाइज आप एक्सेस से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। और तीसरा मेथड इसका क्या बनेगा, लेकिन वो केवल स्पेशल केस है। स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है, व्हेन सेविंग इज इक्वल। जब सेविंग हमारे पास क्या है, इक्वल है। देखो दोनों 1000 बचाते हैं ना, तो अमित और वीर इनकम का रेशियो कितना था, 3:2 था। डायरेक्ट कर सकते हो फिर आप। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था, 5:3। तो सेविंग क्या होगी, देखो सेविंग क्या होती है, सेविंग होती है इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। तो यहां पर डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, यहां पर डिफरेंस 2 है, यहां पर डिफरेंस 1 है। जबकि दोनों 1000 बचा रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों की जो सेविंग है वो सेम होना चाहिए। और सेविंग क्या होती है, इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। यहां पर ये डिफरेंस अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल। इक्वल कैसे करते हैं, डिफरेंस इक्वल करना सीखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। डिफरेंस इक्वल कैसे किया जाता है, देखो जरा ध्यान से। यहां पर डिफरेंस कितने का है, 2 का। इसका मल्टीप्लाई आप यहां पर कर दीजिए, और इनमें डिफरेंस कितने का था, 1 का। 1 का मल्टीप्लाई आप यहां पर कर दो। ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पर समझाता हूं, ठीक है ना। देखो अमित और वीर, यहां पर स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस है भाई, व्हेन सेविंग और डिफरेंस इज इक्वल। यहां तो सेविंग है, आगे चल के वो डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, अभी पता चलेगा। देखो अमित और वीर 2 लोग हैं, इनके इनकम का रेशियो था 3:2, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो था 5:3। दोनों 1000 बचाते थे, अमित भी 1000 बचाता था और वीर भी 1000 बचाता था।
तो अगर हमने देखा इस तरीके का सवाल है जिसमें सेविंग सेम है, तो हम डायरेक्ट इसको करेंगे कैसे, क्रिस क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा क्रिस क्रॉस से, हमने देख लिया। ये मेथड नंबर 3 है, स्पेशल केस है, लेकिन ये तभी लगेगा जब ये कंडीशन होगी व्हेन सेविंग और डिफरेंस इज इक्वल। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो सेविंग क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है। यहां पर डिफरेंस कितना है, 2 है, यहां पर डिफरेंस कितना है, 1 है। तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम कैसे करते हैं, इक्वल कैसे करते हैं, इनका डिफरेंस कितना है 2 और इनका डिफरेंस कितना है 1। डिफरेंस इक्वल कैसे किया जाता है सीख लीजिए, बहुत काम आएगा आगे, ठीक है ना। इस 2 का मल्टीप्लाई हम यहां पर कर देंगे और इस 1 का मल्टीप्लाई हम लोग यहां पर कर देंगे। इससे क्या हुआ देखो जरा ध्यान से, अब इनके इनकम का रेशियो हो गया 6 और 4, एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया 5 और 3। अब देखो जरा ध्यान से, दोनों की सेविंग सेम हो गई। अमित 6 रुपए कमाता है, 5 रुपए खर्च करता है, 1 रुपए बचाता है। वीर 4 रुपए कमाता है, 3 रुपए खर्च करता है, 1 रुपए बचाता है। और कहीं से भी देखोगे तो जो सेविंग है, चाहे अमित की देख लो चाहे वीर की, वो 1000 है, 1 की वैल्यू 1000। तो अब चाहे किसी की वैल्यू निकाल लो आप, 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 6000 आएगी। तो ये अमित की इनकम हो गई, वीर की इनकम पूछा तो 4000। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो पहले लिखा है उसी की वैल्यू आएगी, आप चाहो तो इनका एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हो यहाँ से, लेकिन ये स्पेशल केस है, तभी लगेगा जब सेविंग सेम होगी या फिर डिफरेंस सेम हो। ठीक है, अगला, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3, ईच सेव्स ₹600 इफ देयर एक्सपेंडिचर इज इन द रेशियो 3:2, देन व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ ए। जो हमारा क्रिस क्रॉस मेथड है वो सब जगह लगेगा, चाहे आपका डिफरेंस सेम हो या ना हो, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ नहीं याद रखना है तो आप वो केवल याद रख सकते हैं हमारा क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। ए और बी हैं, 2 लोग हैं। क्या पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है ना, कौन सी इनकम, मंथली इनकम, और दे क्या रखी है, मंथली इनकम ही दे रखी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमसे इनकम पूछ रहा है तो हम इनकम ही लिख देते हैं। इनकम का रेशियो 4:3 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 3:2 है, ठीक है। और सेविंग जो है वो कितनी है, दोनों की 600-600। आप मत लगाओ स्पेशल केस, आप क्रिस क्रॉस लगा दो, 4 दूनी 8, ये 9, इनका डिफरेंस कितना, 1, ये 1800 हो गया, ये 1200 हो गया, इनका डिफरेंस कितना, 600। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 600 है, ठीक है, 1 की वैल्यू 600 हो गई। तो ए की मंथली इनकम कितनी है, 4, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 600 यानी कि 24। इनकम पूछ रहा है इसलिए इनकम ही निकलेगा, क्योंकि अपन ने पहले रेशियो इनकम का लिखा है। A and B earn in the ratio 2:1, they spend in the ratio 5:3, they save in the ratio 4:1. If the total monthly saving of both A and B is 5000, then find the monthly income of B. अब इस बार देखो, सबसे पहली बात तो आपको टोटल मंथली सेविंग दे रखी है ए और बी की 5000, और इनके सेविंग का रेशियो 4:1 देगा। तो सबसे पहला काम तो मुझे यही करना पड़ेगा कि 5000 को 4:1 में बांटना पड़ेगा। ए की सेविंग कितनी होगी, 4/5 × 5000, तो ए की सेविंग होगी 4000 और बी की सेविंग 1000 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की टोटल सेविंग 5000 है, ठीक है। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। इनकम का जो रेशियो है वो है 2:1, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना हमारे पास है, 5:3, ठीक है। और हमसे इनकम ही पूछी जा रही है, मंथली इनकम पूछ रहा है, और ऊपर ये नहीं बोल रहा है कि मंथली है कि ईयरली है, तो ये मंथली ही मानी जाएगी, ठीक है ना। सेविंग कितनी है, इसकी 4000 है, इसकी 1000 है। ये 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया। इनका अंतर कितना है, 1 है। ये कितना हो गया, 5000, ये कितना हो गया, 4 × 3 = 12000, डिफरेंस कितना, 7000। एक की वैल्यू 7000, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम 1 है और 1 की वैल्यू 7000, 7000 ही हमारा आंसर है, खत्म कहानी। अगला, द सैलरीज ऑफ राजू एंड पीटर आर इन द रेशियो 3:5, इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय, देखो इसको आप बेसिक से भी चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मान करके, ठीक है ना। जैसे इनके सैलरी का रेशियो 3:5 था, तो हम मान लेते हैं कि पहले वाली सैलरी 3x और 5x थी, ठीक है। फिर सैलरी इंक्रीज होगी दोनों की 2500-2500, और अब नई सैलरी का जो रेशियो है वो 11:15 है। तो बेसिक भी बुरा नहीं है, लेकिन आपको एक मेथड सिखाना था तो मैंने सिखा दिया भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 × 45,
ये हो जाएगा 0 0, 15 इंटू 5 75, कैरी 7 30 7 37 इज इक्वल टू 55x प्लस 27 275 0 0, ठीक है ना। 55 45 कितना आ गया 10, 10x इज इक्वल टू 10,000, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 1000। हमने इनकम मानी थी, हमसे पूछ रहा था व्हाट इज द पीटर सैलरी, पीटर की सैलरी कितनी थी 5x थी, 5 इंटू 1000 यानी कि 5000 हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर who had applied if the ratio of selected to unselected is 14:5, 14:25. If 35 less had applied and 10 less had selected, the ratio of selected to unselected is 3:5. देखो पिछले वाले सवाल को भी हम अपने वाले तरीके से कर सकते हैं, एक बार वो भी बता देता हूं आपको कि राजू और पीटर 3:5 में इनकी सैलरी थी। देखो पूछ रहा था व्हाट इज पीटर सैलरी, कौन सी सैलरी पूछा था, इनिशियल सैलरी है ना, कुछ नहीं बोला ना उसने कि न्यू सैलरी पूछ रहा है, तो इनिशियल पूछ रहा है, मैंने इनिशियल पहले लिख दिया, फिर इंक्रीज वाली बाद में लिख दी, और दोनों की सैलरी 2500 बढ़ी थी। तो बेसिक भी अच्छा है आपका, लेकिन अपने पास बिना एक्स वाला तरीका भी है। 15 थी 45, 11 पंचे 55, डिफरेंस कितने का 10 का। ये कितना हो गया 2500 इंटू 11, ये कितना हो गया 2500 इंटू 15, ठीक है। दोनों में आप 2500 कॉमन ले लो, 15 माइनस 11 4, यानी कि 10,000, 10 की वैल्यू 10,000, तो एक की वैल्यू 1,000 होगी। हमने पहले रेशियो लिखा था इनकी इनकम का, तो पीटर की सैलरी कितनी होगी, एक की वैल्यू 1,000 तो 5 की वैल्यू 5,000, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसको मैंने एक्सेस किया तो आप केवल एक्सेस ही कर सकते हो, नहीं। अब ये सवाल पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नंबर हु अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का जो रेशियो है वो 14:25 है। अच्छा एक बार बताओ, अप्लाइड का मतलब क्या होता है, पहले कोई फॉर्म आता है, फॉर्म भरते हो, फिर उसका पेपर देते हो, पेपर में सिलेक्ट होते हो या फिर फेल होते हो, है ना, पेपर में पास होते हो या फिर फेल होते हो, ठीक है ना। तो अप्लाइड का मतलब क्या हो गया, सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड, है ना। यानी कि अगर सिलेक्ट 14 है, अनसिलेक्ट 25 है, तो टोटल अप्लाइड कितने हो गए 39। क्यों मैं कर रहा हूं ये आपको भी पता चल जाएगा। कह रहा है कि इफ 35 लेस हैड अप्लाइड, अब मैं कहां लिखूं इसको, अगर मैं सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड के रेशियो से करता तो मैं इस 35 को कहां लिखता, यानी कि यहां पर तो अप्लाइड और सिलेक्टेड के बीच में रिलेशन लिखा है, 10 लेस हैड सिलेक्टेड, अनसिलेक्टेड का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जो रेशियो, जो वैल्यू दे रखी होती है, जैसे यहां पर 35 लेस हैड अप्लाइड एंड 10 लेस हैड सिलेक्टेड, तो आपको कोशिश करना है कि रेशियो अप्लाइड और सिलेक्टेड का बने। ये आप इसलिए सवाल ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये चीजें सिखा देता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अप्लाइड और सिलेक्टेड का रेशियो बनाएंगे। अब अगर सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 14:25 है, यानी कि अप्लाई किया होगा 39 लोगों ने, इसमें से सिलेक्ट हुए 14। अब 35 लेस हैड अप्लाइड, देखो लेस का मतलब होता है माइनस, तो मैं विद साइन लिखना है -35, 10 लेस हैड सिलेक्टेड यानी कि माइनस का 10, द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड बिकम्स 3:5। अब गलती मत कर देना, यहाँ पर अप्लाइड लिखा है, अप्लाइड क्या होता है, सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो 3:5 है, यानी कि ये 8, और ये हमारे पास कितना है 3, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा कितना 117, ये 112, डिफरेंस कितने का 5 का, ये माइनस का 80, ये 105, इनका अंतर कितना 25 का, 5 की वैल्यू 25 है, 1 की वैल्यू 5 हो गई। हमसे पूछ रहा था कितना लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई किया था 39 लोगों ने, 39 की वैल्यू बताना है, 39 इंटू 5, 5 नम 45, 5 थी 15 और 4 19। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें, है ना, कि वैल्यू जिसकी दे रखी है, अभी तक राजू और पीटर की सैलरी दे रखी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, उससे पहले अमित और वीर की सैलरी दे रखी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको सोचना समझना है। कह रहा है बिफोर बैटल द रेशियो ऑफ कैप्टन टू सोल्जर, कह रहा है कि
100 soldiers, 25 captains and 100 soldiers were martyred. तो जब ऐसा है तो कैप्टन और सोल्जर्स के बीच में लिख देंगे अपन लोग, कैप्टन और सोल्जर्स का जो रेशियो था, कह रहा है कि देन फाइंड नंबर ऑफ सोल्जर्स आफ्टर द वॉर। सवाल एक बार पढ़ लो आप पूरा, ठीक है ना। कह रहा है कि बिफोर बैटल, युद्ध से पहले, द रेशियो ऑफ कैप्टन टू सोल्जर वाज 2:7। ड्यूरिंग वॉर 25 कैप्टन एंड 100 सोल्जर्स वर मार्टियर्ड। वॉर में 25 कैप्टन और 100 जवान क्या हो गए, शहीद हो गए। द न्यू रेशियो ऑफ कैप्टन टू सोल्जर बिकम्स 3:10। अब नया यानी कि युद्ध के बाद जो रेशियो है वो 3:10 है। देन फाइंड नंबर ऑफ सोल्जर्स आफ्टर दी वॉर। वॉर के बाद का वैल्यू बताना है सोल्जर्स का, तो हम क्यों ना पहले आफ्टर वॉर का रेशियो लिख दें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3:10। ठीक है, बिफोर का हम बाद में लिख देते हैं, कितना, 2:7। वॉर में क्या हुआ कि 25 कैप्टन आपके शहीद हो गए, यानी कि कम हो गया, 25 कैप्टन माइनस लिख दिया, और 100 सोल्जर्स क्या हो गए, शहीद हो गए, यानी कि -100। ठीक है, ये कितना हो गया, 7×3 = 21 हो गई, ये 20 हो गई। यहां पर डिफरेंस कितने का है, 1 का है, माइनस का 200, 25×7 = 175, माइनस का 175, डिफरेंस कितने का, 25 का। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 25 हो गई। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ सोल्जर्स आफ्टर द वॉर, सोल्जर्स आफ्टर द वॉर 10, 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 250। ठीक है ना, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बिफोर बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन इन एन आर्मी वाज 5:3। ड्यूरिंग वॉर 1000 टैंक एंड 800 planes were destroyed. The ratio of tanks to planes becomes 2:1. What is the number of tanks after the war? फिर से आफ्टर वॉर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टैंक्स और प्लेन्स, आफ्टर वाला रेशियो पहले लिख देंगे। क्यों लिख रहा हूँ रेशियो पहले, वो आपको समझ में आ रहा है, और बिफोर वॉर वाला बाद में लिख देंगे। द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन बिकम्स 2:1। बिफोर कितना था, 5:3। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1000 हमारे टैंक जो थे वो कम हो गए और 800 प्लेन कम हो गए। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, इनका अंतर कितना, 1 का, ये हो गया 8×5 = 40, -4000, ये माइनस का 3000, डिफरेंस कितने का, 1000 का है, 1 की वैल्यू 1000 है। ठीक है, नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर दी वॉर, टैंक्स 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, 1 year ago the ratio of income of A and B was 9:8 respectively, and the ratio of income of A and B of last year and present year are 2:3 and 3:5 respectively. If total present income of A and B is 72,000, then find present income of A and B. देखो 1 year ago, 1 साल पहले A और B के इनकम का जो रेशियो था वो कितना था, 8:9 था। ठीक है, 8:9 था। इसके बाद ए और बी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो था वो 2:3 और 3:5 था। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर ए का और बी का अलग अलग दिया है। कैसे करते हैं इस तरीके के सवालों को, ये 2:3 है, ये 3:5 है, तो हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि अगर 1 साल पहले ए 8 रुपए कमाता था तो यहां पर भी 8 रुपए कमाता होगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 साल पहले की इनकम दोनों की सेम कर ली। 1 साल पहले बी 9 रुपए कमाता था तो यहां पर भी 9 रुपए कमाता होगा, तो बी की 1 साल पहले की इनकम को हमने सेम कर दिया। बस यही करना है। अगर मान लो 1 साल पहले की ना दे करके प्रेजेंट की दी होती तो हम प्रेजेंट की बराबर करते। इससे क्या हो जाएगा, दोनों की प्रेजेंट इनकम का रेशियो मिल जाएगा। ए और बी की प्रेजेंट इनकम का रेशियो 12:15 यानी कि 4:5। दोनों की टोटल इनकम 72,000 है। देन फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी भाई, 4/9 × 72,000, यानी 8 चौको 32, 32,000। और बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 72,000 में से 32,000 घटाओ तो 40,000 बच जाएगा। ठीक है, ए 32,000 है ए की और बी की कितनी हमारे पास है, 40,000। 32,000 और 40,000 ऑप्शन नंबर ए।
लास्ट जो कॉन्सेप्ट बचता है वो बचता है कि इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, अगर ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम सभी जानते हैं कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, है ना। यानी कि इसका मतलब होता है ए बटे बी बराबर कांस्टेंट। ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट है। यानी ए की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, बी की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये सारे क्या होंगे आपके कांस्टेंट होंगे। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसको क्या बोलते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या हम ये कह सकते हैं कि ए वन अपॉन बी वन बराबर ए टू अपॉन बी टू। ठीक है, दूसरा होता है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी का मतलब है कि ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट। ए और बी का प्रोडक्ट क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब है कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी टू अपॉन बी वन। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर यहां पर इसको ऐसे भी आप देखो कि ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन, या ए वन लिखा है तो सामने बी वन, ए टू लिखा है तो सामने बी टू। यहां पर क्या है, ए वन लिखा है तो सामने बी टू, ए टू लिखा है तो सामने बी वन। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सवाल कैसे आते हैं इस तरीके से, द वैल्यू ऑफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी। जो वैल्यू है ए की वो बी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 3 तो ये ए वन हो गया हमारा 3, बी इज 2 ये बी वन हो गया। जो पहले वैल्यू रखी है वो ए वन बी वन, जो बाद में वैल्यू रखी है वो ए टू बी टू। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, यानी बी टू की आपको वैल्यू बतानी है। इफ द वैल्यू ऑफ ए, यानी ए टू हमारे पास कितना है 8 अपॉन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी टू का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर ए वन लिखा है तो यहाँ पर बी टू आएगा, इनवर्सली है, और यहाँ पर बी वन का क्यूब। तो ए वन कितना है 3 है, ए टू कितना है 8 अपॉन 9 है, बी टू हमें निकालना है। बी वन कितना है 2, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 8 से 8 कट जाएगा 9 3 27, तो बी टू का क्यूब 27, यानी बी टू हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा 3। इस तरीके से हम फटाफट से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला, P वेरीज इनवर्सली विद द प्रोडक्ट ऑफ Q एंड R। P वेरीज इनवर्सली विद द प्रोडक्ट ऑफ Q एंड R। Q और R के प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P, यानी कि P1 अपॉन P2, अगर यहाँ पर P1 लिखा है तो यहाँ पर Q2 R2 हो जाएगा, यहाँ पर P2 लिखा है तो यहाँ पर Q1 R1 हो जाएगा। ठीक है, तो Q6 है, R12 है, P75 है, तो ये P1 हो गया। ठीक है ना, तो P2 की हमें वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। Q2 जो बाद में वैल्यू रखी है वो Q2 और R2 हो गई, तो ये 5 हो गया और ये 10 हो गया। जो पहले दे रखी है वो Q1 और R1 है, तो ये 6 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा 15 बार, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से गया 6 बार, 36 थी 108। ठीक है, खत्म कहानी। और इसमें इस टाइप का कुछ अच्छा सवाल ही बन सकता है, द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है ना, डायमंड इज ब्रोक इनटू 4 पीसेस, द रेशियो ऑफ weight of those 4 pieces are 1 2 3 4, hence the price of the diamond is decreased by 1,40,000, then find the price of unbroken diamond। तो सिंपल सी बात है, यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हमें। मान लीजिए ये पेन है, इसका वेट 10 ग्राम है, ठीक है, तो इस 10 ग्राम में इस कैप का भी वेट होगा और बाकी जो बॉडी है उसका भी वेट होगा, रिफिल का भी होगा, सबका होगा। तो इसका अगर वेट 10 ग्राम है, अगर मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ दूं, ठीक है, तो इसका वेट अलग हो जाएगा, इसका वेट अलग हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का वेट ऐड कर दिया जाए तो पूरे पेन का वेट मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। मान लीजिए इसका वेट 1 ग्राम है, इसका 9 ग्राम है, इंडिविजुअल देखोगे तो ये 1 ग्राम है, ये 9 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 ग्राम, जो कि हमारे पेन का वेट बनेगा। इसका मतलब है कि अगर एक डायमंड 4 पीस में टूट गया और चारों पीस के वेट का रेशियो 1 2 3 4 है, तो अगर हम चारों पीस के वेट का सम करें
तो हमें बड़े वाले डायमंड का वेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बस यही समझना है इस सवाल में। अब जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के, और वेट का जो रेशियो है वो हमारे पास कितना है? 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। यानी कि अगर हम इन चारों टुकड़ों का वेट ऐड कर दें, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो हमें बड़े वाले हीरे का वेट मिल जाएगा। यानी कि अगर हीरा नहीं टूटता उसका वेट 10 ग्राम होता। हालांकि हमें पता नहीं है वेट, लेकिन हम मान सकते हैं। तो अगर ये वेट है तो इनका प्राइस क्या बनेगा भाई? चारों टुकड़ों का प्राइस क्या होगा? तो प्राइस वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। यानी कि अगर हीरा नहीं टूटता जिसका वेट 10 ग्राम था, या 10 कुछ भी बोल लीजिए आप, तो उसका प्राइस होना चाहिए था 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ठीक है, लेकिन जो हीरा 100 रुपए में बिकना चाहिए था वही 4 टुकड़ों में टूट गया, अलग अलग वेट हो गया, अलग अलग प्राइस हो गया। पहला टुकड़ा 1 रुपए का बिका, दूसरा 4 रुपए का, तीसरा 9 रुपए का, चौथा 16 रुपए का। यानी कि टोटल 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30 रुपए में बिका। तो 100 रुपए का हीरा था, 30 रुपए में बिका, यानी 70 रुपए का नुकसान हो गया, या उसका प्राइस 70 रुपए कम हो गया। और इस 70 की वैल्यू कितनी है? 1,40,000। ठीक है, तो फाइंड द प्राइस ऑफ अनब्रोकन डायमंड, यानी 100 की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा 1,40,000 अपॉन 70 इंटू 100। ठीक है, तो 2 लाख हमारे पास क्या बन जाएगा सवाल का? तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मेनली अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो बेसिक है, बेसिक अच्छा कीजिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल, इसके बाद नंबर ऑफ कॉइन्स वाले सवाल, है ना। इसके बाद हमारे पास क्रिस क्रॉस मेथड जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतना रेशो के अंदर आपको पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीजें आएंगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो मजा आ रहा होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।